एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी बहुत ही है 5 बजे आपका सीटीपी का सेशन होता है। तो आपको बता दें, आपके एग्जाम जो है वो आने वाले हैं, तो यह आपकी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्व। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। आज के प्रश्नों के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर अपनी तैयारी को जो है और भी बेहतर बना सके। ठीक है, सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची, जिसे एमएमपीआई का निर्माण, एमएमपीआई कहते हैं, मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची, इसे एमएमपीआई का कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण जो है वो किसने किया था। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो आपका ये है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जल्दी से बताएं। Who created the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI? ठीक है, MMP, और ये हो गया आपका आई, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। गिलफोर्ड एंड जिमरमैन ने, हाथवे व मैकिनले ने, पोर्टर व कैटल ने, आई सेंक ने। तो ये किसने मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का निर्माण किया था? आपको बता दें, इसका निर्माण हाथवे व मैकिनले ने किया था। हाथवे व मैकिनले ने किया था। अच्छा, आपसे प्रश्न जो है वो घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष किया गया, किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1930 में इसका निर्माण किया गया। 1930 में इसका निर्माण किया गया। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सभी के सभी जो है वो याद रखिएगा। किस वर्ष इसका निर्माण हुआ? 1930 में इसका निर्माण हुआ। किसने किया? हाथवे व मैकिनले ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा, बच्चा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जैसे पर्सनैलिटी हो गई, आपका इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, सृजनात्मकता हो गई, क्रिएटिविटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इन सब के मापन के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। अब आपसे यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि किस टेस्ट का निर्माण जो है किसके मापन के लिए किया जाता है, इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट जो है इस किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, बुद्धि के मापन के लिए रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? नहीं, बुद्धि के मापन के लिए नहीं। बुद्धि के मापन के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी शब्द की बात करें तो ये लैटिन शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द पार्सोना से बना है। लैटिन शब्द पार्सोना से बना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैटिन शब्द पार्सोना से बना है पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो व्यक्तित्व तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। वेरी गुड इवनिंग। मनीषा मीना जी होगी, शायद कुछ देर बाद हो। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, अभी हमने पढ़ा था रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट, उसी को हिंदी में कह रहे हैं रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ कार्ड्स इन द रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट। पहली बात तो ये टेस्ट किसके लिए है, ये टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये टेस्ट आपको बताया है पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके? पर्सनैलिटी के मापन के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे तब आप क्या बताएंगे? शाही के धब्बों का मतलब कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होना चाहिए भाई? 10। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे कार्डों की संख्या 10 होती है। कैसे होते हैं कार्ड? यहां पर जरा देख लें, यहां पर जरा देख लें। इनमें क्या होता है, 5 जो है वो काले धब्बे वाले, इसके बाद हम बात करें 2 जो है वो 5 काले और सफेद। ठीक है,
5 काले और सफेद, 2 जो हैं वो लाल स्याही वाले धब्बे, ठीक है, लाल स्याही वाले। और इनमें से बचे आपके तीन जो हैं वो पेस्टल रंगों के होते हैं, 3 पेस्टल रंगों के होते हैं, 3 पेस्टल रंगों के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक धब्बे का अगर पूछ दिया जाए आकार तो 7x10 का। सफेद कार्डबोर्ड में केंद्र में मुद्रित होते हैं, ठीक है, सफेद कार्डबोर्ड में ये सभी मुद्रित होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सफेद कार्डबोर्ड में मुद्रित होते हैं, बोर्ड में मुद्रित होते हैं। ये देख लिया रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, जो कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है, 5 जो है वो आपके ब्लैक एंड व्हाइट वाले होते हैं, 2 हैं वो आपके रेड होते हैं, 3 पेस्टल रंगों के होते हैं, और किसमें होते हैं 7x10 का इनका बोर्ड पे ये लगे होते हैं, जो कि सफेद होता है, सफेद कार्डबोर्ड पर ये सभी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? पर्सनैलिटी मापन की, मतलब पर्सनैलिटी मेजरमेंट की कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ओके सुधीर, मूल्यांकन की करवा दिया जाएगा। जो सुधीर पढ़ाया जाता है तुम्हें उसमें सुकून नहीं मिलता है। निम्न में से कौन से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट कौन सा है, यहां पर यह बताना है, जल्दी से बताएं। प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। इंटरव्यू की बात की जाए, इंटरव्यू है क्या, तो हम कहेंगे इंटरव्यू तो नहीं है प्रोजेक्टिव टेक्निक। थीमेटिक इनिट्यूशन टेस्ट जिसे हम कहते हैं आपका टीआईटी, ये है क्या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा बाबू, यहां पर आप सभी बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक थीमेटिक आपका अंतर्बोध परीक्षण जो है जिसे हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये कैसा है, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आता है। किसके? प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करें अवलोकन की, अवलोकन जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हो, जिसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है, साक्षात्कार जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है, साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहा जाता है, अवलोकन जिसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, या हम बात करें जीवन इतिहास की, ठीक है, जीवन केस स्टडी जिसे हम कहते हैं जीवन इतिहास की, तो ये क्या है, ये आत्मनिष्ठ विधि है। ये तीनों क्या है, ये तीनों आत्मनिष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगी? आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, ठीक है, प्रश्नावली, ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये निर्धारण मापनी प्रश्नावली जो है ये व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएंगे, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेटिंग स्केल की बात करें या हम प्रश्नावली की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि प्रक्षेपी तकनीक जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो बच्चा ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी वाला ऑप्शन है। जबकि इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आ रहा है, और रेटिंग स्केल की बात करें तो ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। करेक्ट, तो यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी का जो होना चाहिए बी वाला ऑप्शन है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद किसमें पाए जाते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन किसमें पाए जाते हैं व्यक्तिगत भेद? इंटेलिजेंस लेवल में, एटीट्यूड में, मोटर एबिलिटी में, या ऑल ऑफ दीज में? सभी में जो है वो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? व्यक्तिगत भेद जो है वो किस में पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या इन सभी में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें बुद्धि स्तर, ठीक है, दूसरा हम बात करें अभिवृत्ति की, तीसरा हम बात करें गतिवाही योग्यता में,
बच्चा एक बात ध्यान से इसको देखो, तीनों में डिफरेंसेस होते, व्यक्तिगत रूप से तीनों डिफरेंट हैं या नहीं? कोई भी बच्चा हो क्या, कोई भी हो क्या सभी में ये समान हो सकते? नहीं। सबकी बुद्धि का स्तर अलग है या नहीं? सबके बुद्धि का स्तर अलग होता है, कोई थोड़ा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, किसी की बुद्धि कैसी चलती है, किसी की बुद्धि कैसी चलती है। कोई भी बुद्धि का स्तर जो है वो सभी में असमान होता है, किसी में भी समान नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यहाँ पर बुद्धि स्तर में। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड में सब कोई समान नहीं होता, सब में एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट होता है, सब में एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरी हम बात करें, मोटर एबिलिटी भी सब में अलग है, कोई किस फील्ड में आगे है, कोई किसी फील्ड में आगे है, तो सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहां पर हम बात करें पाए जाते हैं, इन सभी लेवल्स में भिन्नताएं जो है वो देखी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? इन्होंने कहा है सबसे उपयुक्त कारक क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए, जल्दी से बताएंगे। जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सजातीय कारक या सांस्कृतिक कारक? मार्गरेट मीड के अनुसार पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा किसके अनुसार जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग। यहां पर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एथनिक या कल्चरल। तो बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, जब हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्यों हैं? बायोलॉजिकल की वजह से। बायोलॉजिकल की वजह से अगर हम कहें तो ऐसा नहीं होता है, जैसे एक ही पेरेंट्स की जो संतानें हैं तो बायोलॉजिकल डिफरेंट उनमें कहाँ हो सकता है, नहीं ना, तो ये तो नहीं होने का। मनोवैज्ञानिक बात करें, ऐसा क्या? तो सबकी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जो है वो लगभग सभी का, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में हम बात नहीं कर सकते। और ऊपर से मार्गरेट मीड ने जो कारक बताया है, जो फैक्टर बताया है डिफरेंस का, वो इन्होंने बताया है सांस्कृतिक। इन्होंने क्या कहा? सांस्कृतिक जो आपका फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे बड़ा कारक जो है, मार्गरेट मीड ने क्या माना है, उन्होंने माना है कि जो सांस्कृतिक फैक्टर है, जो सांस्कृतिक फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, वो आप कहेंगे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो इसका आधार है। हेरिडिटेरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपसे पुस्तक पूछी जा रही है। द बुक हेरिडिटेरी जीनियस इज रिटन बाय हुम? कैटल, गाल्टन, टर्म एंड पियर्सन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। कैटल, गाल्टन, टर्मन, पियर्सन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये बुक की नाम लिखा है, बुक का नाम लिखा है, ये पुस्तक किसने लिखी? अगर हम कैटल की बात करें तो कैटल ने नहीं, ये पुस्तक किसने लिखी है? गाल्टन ने लिखी है। पुस्तक गाल्टन ने लिखी। कब लिखी थी अगर आपसे बात की जाए तो 1869 में, 1869 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो आप कहेंगे प्रथम प्रकाशन जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने किसके बारे में बात की? व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं की, व्यक्तिगत भिन्नताओं की क्या की है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना की। अरे भाई आंधी आ रही बहुत, ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान देंगे, ठीक है। हेरिडिटेरी जीनियस जो बुक है उसमें किसके बारे में बात की? तो याद रखेंगे हेरिडिटेरी जीनियस में जो बात की गई है वो बात की गई है सबसे पहले कि किसने ये पुस्तक लिखी? गाल्टन की ये पुस्तक है। 1869 में उन्होंने इसका प्रथम प्रकाशन हुआ और इसमें इन्होंने जो बात की है वो क्या है? इन्होंने जो बात की है वो ये की है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना की है कि भाई वैज्ञानिक रीजन, साइंटिफिकली रीजन क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है वो बी वाला ऑप्शन है। ध्यान रखेंगे कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? जब पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर का सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो किस मनोवैज्ञानिक, कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिस पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर? While teaching in a normal class, on which physiological fact should the teacher pay maximum attention? किस फिजियोलॉजिकल फैक्ट पर टीचर का अटेंशन होना चाहिए? बताओ किस पर उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। और आप सभी का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। बच्चे एक चीज ध्यान रखो, शिक्षण तकनीक की बात करें तो शिक्षण तकनीक क्या है? यह आपके पढ़ाने का तरीका है कि आप किस ढंग से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो आप, ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिस पर आप मनोवैज्ञानिक तथ्य होना चाहिए जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। शिक्षण तकनीक बेसिकली, शिक्षण तकनीक के बारे में बात करें, शिक्षण तकनीक पर ध्यान देने वाली बात तो है कि आप किस ढंग से, कौन सी टेक्निक से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो मनोवैज्ञानिक तथ्य बच्चा ये है कि आपके दिमाग में ये जरूर पता होना चाहिए, आप अगर टीचर हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जो है वो, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, प्रत्येक बच्चे का विभिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से हर बच्चा दूसरे बच्चे से क्या है, अलग होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, पारिवारिक स्थिति ना भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। While teaching in a normal class, on which physiological factor, तो आप कहेंगे while teaching in a normal class, individual differences, psychological fact should the teacher pay maximum attention। इस फैक्ट पर टीचर को सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपना मतलब सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई पता चले चार बच्चे बैठे हुए क्लास में और चारों का समझने का तरीका जो है वो अलग है, चारों को पढ़ने का तरीका अलग है, चारों के पढ़ने के तरीके के साथ साथ टाइमिंग अलग अलग होती है। किसी को वो चीज 5 मिनट में समझ में आ जाएगी, किसी को 2 मिनट में, किसी को आधे घंटे में, किसी को पूरी क्लास होने के बाद भी वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब टीचर उस चीज को लेकर झल्लाने लगे तो उसमें, या चिड़चिड़ाने लगे, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए टीचर के अंतर्गत। टीचर अगर आप हैं तो आप एज अ टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये, आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, क्या कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जो है व्यक्तिगत रूप से क्या है, एक से दूसरा भिन्न है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? जब टीचर पढ़ा रहा है तो अध्यापक को सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान रखना चाहिए, ये बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। विषय वस्तु पर, विद्यार्थियों की आयु पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर? While teaching a teacher should pay the most attention to which of the following? जब टीचर पढ़ा रहा है तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, मतलब किस चीज पर वो सबसे ज्यादा ध्यान देगा, ये बताओ। सब्जेक्ट मैटर पर, एज ऑफ स्टूडेंट पर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर या फैमिली बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट का? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जब टीचर पढ़ा रहा है तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है बताओ। अभी के अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया है तो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखो आपको बता दें, विषय वस्तु पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा किस बात, विषय वस्तु पर ध्यान देना जरूरी है। वो तो टीचर जब पढ़ाने आएगा तो अपना ध्यान दे देगा कि भाई विषय वस्तु आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या, लेकिन इतना नहीं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्यार्थी की आयु पर, लगभग एक क्लास में सभी समान आयु के ही होते हैं, कुछ महीने कम, कुछ 1 साल 2 साल कम का, लेकिन लगभग तो एक समान आयु के मान लेते हैं, ठीक है, हमजोली ही होते हैं सारे के सारे क्लास में। विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि से टीचर को इतना मतलब नहीं होता है, ठीक है, ना ही वो इतना ध्यान देने जाता है, उसका काम ये नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। बच्चा जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है, वो टीचर को इस चीज का पता होना चाहिए। जब वो शिक्षण दे रहा है तो टीचर को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज पढ़ा रही हूं तो हर बच्चा सही एक ही समय पर हर चीज कैप्चर नहीं कर सकता है। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा, किसी बच्चे की अलग दिक्कत होगी, किसी बच्चे की अलग दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें, यह बताना है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में
एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण यहाँ पर लिखा है, द रोल ऑफ अ टीचर इन मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, उसे प्रत्येक बच्चे का कि क्या दृष्टिकोण है, इसके क्या अभिरुचि है, इसकी क्या योग्यता है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप उस बच्चे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना। हाँ, किस बच्चे की कौन सा पाठ्यक्रम रहे, क्या रहे, तो उसके आधार पर भी, ये तो दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्या होगा? उपरोक्त दोनों। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। करेक्ट। The role of a teacher in a meeting individual differences should be try to understand the attitude, interest and aptitude of individual. Next है try to understand individual based curriculum according to their needs. तो दोनों होने चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? बताओ। ये स्टेटमेंट, मैंने कहा कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन से जितना अवगत रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि कुछ जो है प्रश्न ऐसे हर बार पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है, कौन से साइकोलॉजिस्ट का है, तो वो आपको बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन वन ऑब्जेक्ट rather than on any other। अब बताओ, दिस स्टेटमेंट इज इम्बल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये स्टेटमेंट है किसका? ये स्टेटमेंट है किसका? यहाँ पर ये बताना है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, मतलब रुकावट है। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर? क्या कहते हैं यहाँ पर? करेक्ट आंसर ये इम्बिल का है। ये इम्बिल का स्टेटमेंट है, ये इम्बिल ने स्टेटमेंट दिया था। ये किसका स्टेटमेंट है? इम्बिल का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन होगा। आगमनात्मक तर्क निम्नांकित में से किस पर आधारित है? इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटीग्रिटी ऑफ नेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर, हार्मोनी ऑफ नेचर। आगमनात्मक तर्क जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर ये बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। देखो, प्रकृति आगमनात्मक तर्क की हम बात करें, किस आधारित है? प्रकृति की अखंडता पर आधारित नहीं है, इंटीग्रिटी ऑफ नेचर पर ये बेस्ड नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। प्रकृति की समरूपता पर है, तो प्रकृति की समरूपता पर भी नहीं। प्रकृति की एकता पर है क्या? प्रकृति की एकता पर है? एक मिनट, प्रकृति की एकता पर, यूनिटी ऑफ नेचर नाना, प्रकृति की समरसता पर, हार्मोनी ऑफ नेचर नहीं। करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन, प्रकृति की समरूपता पर आधारित है। आगमनात्मक जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में एक ही जाति के विभिन्न जीवों के विषय में अध्ययन किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, इस विधि में होता क्या है? प्रकृति की समरूपता के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है, यहां पर देख लीजिए। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में एक ही जाति के विभिन्न जीवों के विषय में अलग अलग खोज करके एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है जी, ये समझ में आया? आगमनात्मक तर्क निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये प्रकृति की समरूपता पर आधारित है। और प्रकृति की समरूपता मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक ही जाति के विभिन्न जीवों के विषय में, एक ही जाति के विभिन्न जीवों के विषय में क्या किया जाता है? विभिन्न जीवों के विषय में अलग अलग खोज करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, सबके बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर देखा जाएगा कि कौन सा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। कौन सा इंपॉर्टेंट है वो कि भाई सब में कॉमन क्या है, तो वो कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क निगमनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं है? निगमनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं है। आधार वाक्य, आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निष्पन्न निष्कर्ष, जटिलता की सीमा स्वीकार करने वाला तर्क, तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क, यह तर्क वैध या अवैध होना चाहिए। Which of the following is not a characteristic of a deductive type of argument? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डिडक्टिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर कौन सा नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक तर्क, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये आगमनात्मक तर्क था। आगमनात्मक तर्क आधारित होती है प्रकृति की समरूपता पर, प्रकृति की समरूपता पर कि एक ही जाति के जीवों में से एक ही जाति के जीवों का जो विभिन्न जीव हैं उन सभी का अध्ययन करना, फिर कंक्लूजन निकालना, तो ये आगमनात्मक तर्क। अब हम बात करें निगमनात्मक तर्क, तो निगमनात्मक तर्क में क्या होता है बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? यहां पर ध्यान रखिएगा, Which of the following is not a characteristic of deductive type of argument? प्रकार की विशेषता नहीं है पूछा गया है, यहां पर भी ध्यान दें। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर देते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या गया, हाँ पूछा गया या नहीं पूछा गया। जैसे यहाँ पर नहीं के बारे में बात की गई, तो आधार वाक्य, आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निष्पन्न निष्कर्ष, तो ये तो सही है, निगमनात्मक तर्क में ये होता है, तो ये क्या है, ये तो सही है। तथ्य के जटिलता की सीमा स्वीकार करने वाला तर्क बिल्कुल सही है, जटिलता की सीमा जो है स्वीकार करने वाला तर्क है, यहाँ पर ये भी करेक्ट है। यह तर्क वैध या अवैध होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क है, ना ना, तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ये क्या होता है, इसमें होता है क्या है, निगमनात्मक तर्क में, निगमनात्मक तर्क की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, तथ्य के संबंध में ज्ञान नहीं दिया जाता, ये क्या दिया जाता है, निगमनात्मक तर्क में उचित और अनुचित, ठीक है, जिसे हम वैध या अवैध कह सकते हैं, उचित और अनुचित के स्थान पर तार्किक शब्द वैध या अवैध होता है, तार्किक शब्द वैध अवैध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जटिलता की सीमा स्वीकार करने वाला तर्क है। दूसरा, यह तर्क वैध या अवैध होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ाया है आपको। आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकलता है, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर तथ्यों के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क है, ना जी, ये इससे कोई रिलेशन इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर कहेंगे डिडक्टिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे एन आर्ग्यूमेंट गिविंग अस नॉलेज अबाउट अ फैक्ट, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के कुछ स्तर होते हैं, अब इनमें से कौन सा स्तर ऐसा है जो शामिल नहीं है, जल्दी से बताएंगे। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है, जल्दी से बताएं। देखो, अगर हम यहां पर बात करें अवलोकन, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। दूसरा हम बात करें प्रयोग, तीसरा हम बात करें सामान्यीकरण, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आगमनात्मक तर्क के, ये क्या है, आगमनात्मक तर्क के स्तर है। आगमनात्मक तर्क के स्तर के बारे में बात करें तो ये तीनों आगमनात्मक तर्क के स्तर हैं। लेकिन अगर हम कल्पना की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो ये क्या नहीं है, ये इंडक्टिव रीजनिंग का कोई भी क्या नहीं है, लेवल नहीं होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का लेवल नहीं होता है। नमस्ते बच्चा। Which of the following is not included in level of inductive reasoning? तो आप कहेंगे imagination is not included in the levels of inductive reasoning, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगमनात्मक तर्क है क्या? अगर हम बात करें आगमनात्मक तर्क की, ये बताओ आगमनात्मक तर्क है क्या? आगमनात्मक तर्क
है क्या? तर्क की जिस प्रक्रिया में, तर्क की, यहां पर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों के या तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाए, व्यापक कथन निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका आगमनात्मक तर्क होता है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रश्नों के ज्ञात तर्कों को क्या किया जाता है, ज्ञात तर्कों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। बाकी ये क्या है? ये आगमनात्मक तर्क के स्तर हैं। ये आगमनात्मक तर्क के तीनों स्तर हैं, सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन को छोड़कर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में कौन शामिल होता है? जल्दी से बताएं, निगमनात्मक तर्कणा में कौन शामिल होता है? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो, पहली बात तो निगमनात्मक तर्कणा होता क्या है? हमने पढ़ा आगमनात्मक तर्कणा, इसमें क्या हुआ? तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी जो प्रेक्षण होते हैं, एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है। ठीक है, जबकि अब आगमनात्मक तर्कणा तो ये हो गया। हमने बात की यहां पर निगमनात्मक तर्कणा, तो इसमें क्या होता है जरा यहां पर भी देख लीजिए। निगमनात्मक तर्कणा की अगर हम बात करें या हम कहें तर्क, इसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे निगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है? ये व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, विश्वासों, ठीक है, पूर्व के जो उसके अनुभव हैं, जो उसके विश्वास हैं, विश्वासों, सिद्धांतों के आधार पर अपनी समस्या के समाधान अपनी समस्या के नहीं, अपनी समस्या के संबंध, ठीक है, संबंध में चिंतन करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक है, संबंध में चिंतन करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, ये होता है आपका क्या? निगमनात्मक तर्कणा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा नहीं, इसमें क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले जो हमें ज्ञात है उसके अलावा फिर उससे बेहतर करना, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है यहां पर ये बताना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। साइकोग्राफिक्स रिफर्स टू अ टेक्निक फॉर एनहांसिंग कंप्रहेंशन, एक्शन प्लान्स फॉर रिस्की टास्क, ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ द माइंड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है? मनोचित्रण का संबंध किससे होता है बताओ। सबसे पहले अगर हम मनोचित्रण की बात करें तो मनोचित्रण का संबंध जो है वो कल्पना से होता है, इमेजिनेशन से होता है। मनोचित्रण की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसे हम मनोचित्रण, ठीक है, मनोचित्रण की अगर हम बात करते हैं, मनोचित्रण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका साइकोग्राफिक्स। ठीक है, ये किससे? पहली बात तो इसका संबंध किससे होता है? कल्पना से, जिसे हम कहेंगे इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से इसका संबंध होता है। ठीक है,
कल्पना से बालक में सृजनात्मकता और मानसिक विकास उत्पन्न होता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन के प्रकार का अन्वेषण है या मन का चित्र खींचना। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? मन के प्रकार का अन्वेषण है भाई, ये क्या है? वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये चीज, मन के प्रकार का मनोचित्रण का साइकोग्राफिक्स रिफर्स टू, तो आप कहेंगे साइकोग्राफिक रिफर्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना बच्चा। मन का चित्र खींचना मनोचित्रण नहीं होता है, मन का चित्र नहीं खींचा जाता, इसमें क्या किया जाता है? कल्पना के द्वारा आपकी क्रिएटिविटी जो है, ठीक है, कल्पना के द्वारा जो आपकी क्रिएटिविटी है और जो आपका मानसिक विकास है, ठीक है, मानसिक विकास है उसको और बेहतर करना, ठीक है, मानसिक विकास जो है उसको उत्पन्न करना यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मन के प्रकार का अन्वेषण होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड। कल्पना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? कल्पना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पर बताइए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? For the development of imagination, the senses should be trained, stories should be told, attention should be paid to the development of creative tendencies. All of the above activities should be done. कल्पना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? अगर हम कल्पना के विकास की बात करें, इमेजिनेशन के डेवलपमेंट की बात करें, तो आप कहें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां ट्रेंड नहीं है, मतलब आपके सेंसेस जो है वो ट्रेंड नहीं है, तो आप कल्पना, इमेजिनेशन जो है वो आपका बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए अगर आप इमेजिनेशन का डेवलपमेंट चाहते हैं। कहानी सुनाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं इसी वजह से तो उनकी कल्पना शक्ति का जो क्या होता है? विकास होता है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये भी होगा कि स्टोरी शुड बी टोल्ड। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, हाँ, अटेंशन शुड बी पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्या? क्रिएटिव टेंडेंसीज, बच्चों के क्रिएटिव टेंडेंसीज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव टेंडेंसीज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव एक्टिविटीज शुड बी डन, ऑल ऑफ द अबव एक्टिविटीज शुड बी डन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन है कि कल्पना के विकास के लिए ये सभी जो है वो आपको करनी चाहिए, सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? द थियरी ऑफ कंडेंसेशन एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कंडेंसेशन थियरी जो है वो किसको किसको एक्सप्लेन करती है? जल्दी से बताएं। कंडेंसेशन थियरी जो है वो किसको एक्सप्लेन करती है? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कंडेंसेशन थियरी जो है वो किससे रिलेटेड है? जब हम द थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो द थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन एक्सप्लेन मेमोरी, ठीक है, किसकी व्याख्या करता है? कंडेंसेशन थियरी जो है वो मेमोरी की व्याख्या करता है। मेमोरी में किसकी बात की गई है? संगणन सिद्धांत की बात करें तो संगणन में किसकी बात की गई, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व में पहले, मतलब जो पहले है, पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण, फिर से याद करना, ठीक है, पुनः स्मरण क्या है? स्मृति है, मेमोरी है, स्मृति है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेमोरी है क्या? जो आपने पहले किया हो फिर दोबारा से वही काम आपको याद आना, दोबारा से वही काम आप याद करके करना, तो वो क्या है? स्मृति है। मेमोरी है आपकी या नहीं? तो हम कहते हैं नहीं, मेमोरी इसकी बहुत वीक, बहुत शार्प है, कहते हैं ना वो, इसीलिए कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप पूर्व में किए गए कार्य को फिर से याद किए ले रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन याद किया, दोबारा आपसे कोई पूछता है तो आप नहीं बता पाते, इसका मतलब आप भूल चुके हो, विस्मरण हो चुका है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपको दोबारा याद आ जाता है, इसका मतलब आपकी मेमोरी बढ़िया है, आपको दोबारा वो चीजें याद आ गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? संगणन सिद्धांत जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? Which of the following is different from the rest? मतलब तीन एक ही से रिलेटेड है, एक जो है वो अलग है, अलग कौन सा है इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। कौन शेष से भिन्न है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट से बताइए।
जल्दी से। अगर हम बात करें प्रवाह, विश्वसनीयता, मौलिकता, लचीलापन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करें हम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी की बात करें, जिसे हम हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रवाह भी आता है, इसके अंतर्गत प्रवाह भी आएगा, इसके अंतर्गत आपको मौलिकता भी मिलेगी, ठीक है, मौलिकता भी मिलेगी, इसके अंतर्गत आपको लचीलापन भी मिलेगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको विविधता भी मिलती है, विस्तारण भी मिलता है, उपयोगिता भी मिलती है। लेकिन आपको मिलता क्या नहीं है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत आपको ये सब मिलेगा, लेकिन यहां पर जो मिलेगा नहीं वो क्या, मौलिकता, ओरिजिनलिटी नहीं मिल सकती। क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी कैसे हो सकती, वेरी गुड इवनिंग, ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी में हो ही नहीं सकती। क्रिएटिविटी उसी को तो कहते हैं जो पुराना हो उसमें हम कुछ नया क्रिएट कर दें, उसी को तो इसमें मौलिकता कहां से आ गई, क्रिएटिविटी क्या होगा, जो आप नया क्रिएट करें, तो इसमें मौलिकता होने का कोई सवाल है ही नहीं, इसमें कोई मौलिकता का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर कॉन्शियस से भिन्न, प्रवाह, विश्वसनीयता, लचीलापन, ये सभी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, एक्सेप्ट कौन सा, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी अगर हो जाएगी तो क्रिएटिविटी किस बात की रहेगी, फिर तो क्रिएटिविटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये ओरिजिनलिटी शब्द जो है ये जो बाकी ऑप्शन है उनसे अलग है। कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, सृजनात्मकता से इनमें से कौन सा ऐसा है जो संबंधित नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, क्रिएटिविटी से कौन रिलेटेड नहीं है, मैंने अभी बताया मौलिकता क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, हाँ जी, ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, मौलिकता क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, जल्दी से बताएं। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, कॉन्शियस से भिन्न है, तो यहाँ पर विश्वसनीयता की अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं लिखवाया ना, मौलिकता तो होती है, ओरिजिनलिटी तो होती है भाई, ओरिजिनलिटी में ही हम कुछ ना कुछ अलग करते हैं, यहाँ पर विश्वसनीयता करेक्ट आंसर होगा, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा आपसे भी, विश्वसनीयता, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर विश्वसनीयता होगा। यहाँ पर हम बात करें कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो मौलिकता सृजनात्मकता से संबंधित है, ओरिजिनलिटी, प्रवाह भी संबंधित है, उपयोगिता भी संबंधित, लेकिन मितव्ययिता की बात करें, फ्रुगैलिटी की बात करें तो ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, मौलिकता, विस्तारण, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। अभी के अभी मैंने बताया था, यहां पर देखें, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, क्या ये सही है, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। फ्लुएंसी, वेराइटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, ये सभी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं, ये सभी क्रिएटिविटी के फैक्टर हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सहकारिता, कोलैबोरेशन नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वो आपका एलेबोरेशन की, तो एलेबोरेशन तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है, फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता है, फिजिबिलिटी से मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही है, बी वाला ऑप्शन, जिसके सभी ऑप्शन जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखो, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है, बताओ संबंधित तत्व कौन सा है, यहां पर ये बताना। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, फ्लुएंसी, इंटरप्रिटेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद टैलेंट, ये सभी जो है वो आपके टैलेंट से रिलेटेड होते हैं, ये किससे, ये सभी जो है वो आपके टैलेंट से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला ऑप्शन होगा। किससे रिलेटेड है, ये सभी प्रतिभा से रिलेटेड है, प्रतिभा किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, टैलेंट से, ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की हम बात करें, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे तरीके से कौन से तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताएं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आप बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम सबसे इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, जैसे कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका इक्वेशन है, आप उसे कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है तो ये क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट तरीका होता है जानने के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं तो आप किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कई तरीकों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई हो, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय। और आप सभी एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी ऐप को डाउनलोड करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।